आइए चलिए आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी बैंकों के आय के स्रोत क्या क्या होते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब बैंक के पास पैसे आ जाते हैं तो फिर उन पैसों का वो कहाँ पे क्या क्या करता है, उसका सदुपयोग कैसे करता है, उसका जिसको हम बोलते हैं विनियोजन, इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय बैंक, बैंक द्वारा पूंजी का निवेश। तो ये हमारा आज का विषय है। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आमतौर पे बैंकों के लिए पैसे लगाने के निवेश के प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिसके आधार पर वो बैंक निवेश करता है। किसी के लिए भी पैसे लगाने के लिए एक प्रिंसिपल वही होता है और उसके आधार पे ही बैंक पैसे को निवेश करना चाहिए, ताकि जो ये सबको पता है कि जो धन आता है बैंक के पास वो किसी न किसी की अमानत होती है, एक तरह से बैंक की वो लाइबिलिटीज होती है कि उस पैसे को चुकाना है अपने उपभोक्ताओं को या किसी से ऋण लिए है। क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर लिए थे कि कौन कौन से स्रोत है, जैसे अंशधारी शेयर होल्डर्स थे, उनके द्वारा पैसा लगाया गया बैंक में, ऋण के रूप में आ गया, जमाए के रूप में आ गई, अन्य चीजें रिजर्व के कोष रहता है और तमाम ये सब चीजों से हमारा जो है कोष एक फंड तैयार होता है, कैपिटल तैयार होती है, पूंजी बनता है। अब उस पैसे को बैंक अपने पास रख नहीं सकता, क्योंकि फिर उस पैसे पर उनको ब्याज भी चुकाना होता है जिन्होंने पैसा निवेश लगाया है, बैंक में पैसा डाल रखा है। अब बैंक की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस पैसे से अधिक पैसा कमाए ताकि वो उनको चुका भी सके, उनको जो ब्याज देना है वो ब्याज भी दे दे और कुछ अतिरिक्त लाभ भी कमा सके। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है निवेश की, जिसमें आता है, पहली बात होती है सुरक्षा का सिद्धांत। सबसे पहले आता है सुरक्षा का सिद्धांत, यानी कि बैंक कोई भी निवेश करेगा उस पैसे को ऐसे जगह लगाएगा जहां से कि आराम से हमको पैसा वापस आ सके। ऐसा ना हो कि पैसा कोई लेकर के भाग जाए, जैसा कि सुनने में कई केस आता है। कुछ लोग बैंकों का पैसा बैंकों से लोन लेते हैं और भारी मात्रा में लेते हैं और फिर वो विदेश चले जाते हैं। तो इस तरह की चीजें ना आए, क्योंकि बैंकों की साख गिरती है, क्योंकि वो इस तरह से बैंक डूब जाते हैं और जनता के बीच में बैंकों की साख खराब होती है। तो ये चीजें ध्यान रखना चाहिए सुरक्षा का। ये सबसे पहला पॉइंट हमारा है सुरक्षा। बैंक उसी जगह निवेश करेगा जहां पे धन उसको सुरक्षित नजर आता है। उसके बाद दूसरा आता है तरलता का सिद्धांत, यानी कि बैंक ऐसे जगह निवेश करे जहां से उसको अगर जरूरत पड़ा तो पैसा वापस भी आ जाए, क्योंकि वो जो पैसा है वो बैंक का अपना पैसा नहीं है, वो किसी न किसी की पैसा है। अगर वो कल को उपभोक्ता आता है, उससे पैसा मांगता है, तो वो तुरंत ला करके पैसा उसको दे, तभी बैंक की साख बनी रहती है। इसलिए तरलता का भी ध्यान रखना चाहिए कि बैंक के पास वो धन आसानी से वापस भी आ सके। फिर दूसरा आता है, उसके आगे है अगला पॉइंट, उत्पादकता और लाभदायकता का सिद्धांत, यानी कि बैंक जो पैसा लगाएगा, निवेश कर रहा है, वो ऐसे लोगों को ऐसे जगह पर निवेश करे जहां से वो लाभ कमा सके, उत्पादन कार्य में दिया जाए, उत्पादन कार्य में दे ताकि उससे अधिक लाभ कमाया जा सके, लाभ आए। फिर आगे अगला पॉइंट है जोखिमों में विविधता होनी चाहिए, यानी कि इस पॉइंट का मतलब है जोखिमों में विविधता से आशय है कि जो बैंक पैसा लगा रहा है ऐसा ना हो कि एक ही जगह लगा दे और कल को कुछ रिस्क हो तो वो पैसा पूरा डूब जाए और बैंक दिवालिया घोषित हो जाए। तो बैंक को क्या करना है, उसका पास एक कोष आ गया इकट्ठा है, तो अपने पैसे को अलग अलग पोर्टफोलियो निवेश करना चाहिए, यानी कि थोड़ा पैसा यहाँ, थोड़ा वहां कहीं, यानी कि अगर कोई किसी जगह से उसको घाटा हो रहा है तो किसी जगह से फायदा होगा और ओवरऑल जो है वो मेंटेन रहे उसका। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जोखिमों में विविधता, यानी कि अलग अलग रिस्क कवर हो जाना चाहिए। फिर आगे आता है प्रतिभूतियों के विक्रय साध्यता का सिद्धांत, यानी कि प्रतिभूति साधने के ऋण पत्र, सरकारी ऋण पत्र होते हैं, बैंकों के ऋण पत्र होते हैं, निजी संस्थाओं के तमाम तरह के होते हैं ऋण पत्र, उनको इस तरह से क्रय करना चाहिए ताकि वो आराम से उसको बेच भी सकें। बने के ऋण पत्र, उस तरह के ऋण पत्र लेने चाहिए जो आसानी से क्रय विक्रय किए जा सकते हैं। फिर अगला आता है निवेशों की कीमतों में स्थिरता। अब हम बाजार के अगेंस्ट आकर, बाजार के
लालच में आकर के ऐसे जगह पर पैसा न लगा दे कि आज पैसा बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उसको लगा दो, कल को डूब गया तो फिर सब मार्केट गिरा तो डूब गया। इस तरह नहीं होना चाहिए। यानी कि निवेश जो कर रहे हैं वो एक स्थिर दर से, यानी कि हमको अपने उपभोक्ताओं को 10% ब्याज देना है तो हम उसको 12% 14% तक ही दें। ऐसा ना हो कि लालच में आकर के 20% पे निवेश करते हैं कि हमको 20% मिले, कल को पता लगा कि 10% भी नहीं आया, तो ये नहीं होना चाहिए। यानी कि एक उसमें स्थिरता होनी चाहिए निवेशों की कीमतों में। ठीक, आगे आता है ऋणों की नवीनीकरण न करना। यानी इसका नाम स्पष्ट रूप है कि अगर हम किसी व्यक्ति को ऋण दिए हैं दोबारा उसको ऋण न दें। हमको अलग अलग लोगों को ऋण देना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए। तो बैंक की पॉलिसी होनी चाहिए कि ठीक है, हमने आपकी जरूरत थी, मैंने आपको ऋण दिया, अब दोबारा आपको नहीं किसी और को देते हैं। इस तरह की बातें होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात आती है इन सब चीजों के ऊपर राष्ट्रीय हित, यानी अगर राष्ट्र के हितों को नुकसान हो रहा है तो उस जगह पे निवेश नहीं करना चाहिए। फिर आता है सरकार और केंद्रीय बैंक की नीतियों का पालन। बिल्कुल आरबीआई के नियम, यानी कि केंद्रीय बैंक जो हमारा उसकी जो पॉलिसी बनाता है कि बैंक को इन जगहों इन सेक्टरों में निवेश करना चाहिए। सरकार कुछ कहती है उनका अक्षरशः पालन बैंकों को करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये हमारे निवेश के सिद्धांत हो गए कि इन बातों को ध्यान रखते हुए हमको पैसे का निवेश करना चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि बैंकों में जो धनराशि निवेश करते हैं वो कहाँ करें, कैसे करें। तो इसके लिए दो सिद्धांत है। पहला एक है कि लाभदायक निवेश, यानी कि ऐसे जगह निवेश करिए जहां से आपको प्रॉफिट मिले। दूसरा है ऐसे जगह निवेश करिए जहां से आपको लाभ रहित निवेश, यानी उन जगहों पे पैसा लगाने से आपको लाभ नहीं मिलता है लेकिन इस लाभ के लिए वो मार्गदर्शक मार्ग बनाते हैं। यानी कि लाभ अगर कमाना है तो हमको लाभ रहित निवेश भी करना पड़ेगा। तो आता है कि इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि लाभ रहित निवेश क्या है। सबसे पहले ये लाभ रहित निवेश, तो इसमें आता है इसे बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर है। बैंक में कुर्सी, मेज, पंखा, एसी, स्टेशनरीज और इक्विपमेंट जैसे होता है, कंप्यूटर चाहिए, चेक प्रिंटिंग मशीन चाहिए और तमाम तरह की चीजें हैं, स्कैनर चाहिए और भी चीजें हैं सुख सुविधा, ताकि कर्मचारी आराम से जो है काम कर सके। ठीक है, ये इन जगहों पे पैसा जब बैंक का लगेगा इससे कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन यही सब संसाधन है जो लाभ के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। अगर एक बैंक कर्मचारी अच्छे से काम करेगा तो उसकी कार्यकुशलता बढ़ जाएगी और वो अच्छा काम करेगा, ज्यादा देर तक काम करेगा और ज्यादा देर तक काम करेगा तो बैंक को प्रॉफिट ही होगा। तो कुल मिलाकर के स्थायी स्कंद यानी डेट स्टॉक जिसको बोलते हैं, बैंक का जो भी स्ट्रक्चर होता है उस पर निवेश करते हैं। और दूसरा होता है नगद कोष, रिजर्व, कैश रिजर्व जिसको बोलते हो। एक तो हो गया डेट स्टॉक, दूसरा हो गया कैश रिजर्व। इन दोनों जगहों पे आपके जो है बैंक को निवेश करने से कोई लाभ नहीं मिलता है, लेकिन ये लाभ का रास्ता खोलते हैं। तो अब आता है कैश रिजर्व क्या है। कैश रिजर्व जो होता है, बैंक अपने पास कुछ ऐसे कोष है, सरकारी आरबीआई द्वारा निर्देश भी होता है कि इतने अपने जमाओं का इतना % अपने पास रखेंगे, या तमाम तरह की चीजें होती हैं। उन पॉलिसी को फॉलो करते हुए आपको अपने पास कोष रखना पड़ेगा। और ये जो कैश रिजर्व है आपका नगद कोष है, ये आपके सामान्य ज्ञान के लिए, आप तो अति लघु उत्तरी क्वेश्चन के लिए आता है कि बैंक की प्रथम रक्षा पक्ति किसे, कौन से निवेश को बैंक की प्रथम रक्षा पक्ति कहते हैं। तो आपका जो कैश रिजर्व है ये आपके बैंकों के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी है, यानी कि कोई भी मुसीबत आती है, मुसीबत के समय में यही आपका कैश रिजर्व ही काम आता है। यानी बैंक के ऊपर कोई आफत आती है तो सबसे पहले वो सामने खड़ा हो जाता है और बैंक को बचाता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं इसको, प्रथम रक्षा पक्ति क्या है, कैश रिजर्व। ठीक, ये तो हो गया हमारा लाभ रहित निवेश। दो प्रकार के, एक डेट स्थायी स्कंद और दूसरा कैश रिजर्व। अब आते हैं हम दूसरी तरफ बात पे, लाभदायक निवेश। लाभदायक निवेश क्या क्या होते हैं। तो लाभदायक निवेश में पहला होता है कोषागार विपत्र, जिसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल ये क्या होता है, जब सरकार को, और दूसरा होता है प्रतिभूतियां। जब सरकार को धन की जरूरत पड़ती है तो वो
बॉन्ड जारी करते हैं, जिसे कोषागार ट्रेजरी बिल कहते हैं, और प्रतिभूति ऋण पत्र भी जारी करते हैं। इससे क्या होता है कि बैंक अपना पैसा, जो पैसा उसके पास है वो उनको देता है, बदले में एक कागज का टुकड़ा ले लेता है, तो रखे रहेगा। जब कभी जरूरत पड़ता है आप उसी ट्रेजरी बिल को दिखा करके आरबीआई से बैंक लोन भी ले सकता है, पैसा खुद ले सकता है। तो ये चीजें हैं। तो आपका कोषागार विपत्र हुआ, सरकारी प्रतिभूतियां हुई, अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां, निजी कंपनियों के ऋण पत्र और अंश, ये हमारे 4 जगह निवेश किए जाते हैं जो कि लाभदायक निवेश होते हैं। जैसे कोषागार विपत्र है, इसमें आपको भले ब्याज कम मिलता है लेकिन ये आपकी सुरक्षित निवेश होता है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगा आपको धन, आप उस प्रतिभूति को तुरंत, जैसे हम लोग बात यहाँ कर रहे थे, प्रतिभूतियों के विक्रय साध्यता का सिद्धांत ये पूरी तरह फॉलो करता है। सरकारी प्रतिभूतियां हैं, सबको आंख मूंद के इसको लोग खरीद सकते हैं। आपके पास अतिरिक्त धन है, आपने सरकारी प्रतिभूति खरीद कर रख लिया, अब आपको जरूरत पड़ रहा है, आप तुरंत उसको खरीदार मिल जाएंगे, आप उसको बेच करके आप पैसा ले सकते हैं। इसी तरह से कोषागार विपत्र और सरकारी प्रतिभूतियां, ये दोनों ही, इसको हम लोग स्वर्णधार निवेश बोलते हैं, गिल्ट एज इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये सोने की धार इसको कहा जाता है, यानी कि ये बड़ी आसानी से खरीदे और बेचे जाते हैं। इसमें आपका धन 100% सुरक्षित रहता है। फिर आता है अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां। अर्ध सरकारी मतलब इससे अर्ध सारी निगम होते हैं, और अर्ध सरकारी सरकार से मतलब है, जैसे निगम, आपका नगर निगम हुआ, LIC हुआ, और भी चीजें जो ये कोऑपरेटिव बैंक हुए और सहकारी संस्थाएं हुए, भूमि विकास बैंक हुआ, इत्यादि इस तरह की जो चीजें हैं वो भी अपना ऋण पत्र जारी करते हैं। उनको जब धन की जरूरत पड़ती है तो वो भी ऋण पत्र जारी करते हैं और बैंक उससे खरीद करके उनको धन दे देता है। तो ये भी, इसका भी खरीद विक्रय होता है। तो सरकार अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है। फिर अगला आता है निजी कंपनियों के ऋण पत्र और अंश। शेयर के बारे में सब लोग जानते होंगे। निजी कंपनियां अपना शेयर जारी करती हैं, शेयर बैंक खरीद कर रख सकता है, बाद में उसको बेच सकता है। उसी तरह से निजी कंपनियों के ऋण पत्र भी खरीदने बेचने का काम करते हैं। तो ये आपके लाभदायक निवेश हो गए 4। फिर आगे चलते हैं। आगे आता है बिलों की खरीद एवं कटौती। बिल सबको अच्छी तरह पता है। बिल मतलब बिल ऑफ पेमेंट। जब कोई व्यापारी को धन की जरूरत पड़ती है तो विनिमय विपत्र लिखता है। ये सब बातें हो चुकी हैं, सब लोग जानते होंगे अच्छी तरह। तो उस विनिमय विपत्र को खरीदने बेचने का काम जो है ये निवेश करता है इसमें। यानी किसी को धन की जरूरत, किसी व्यापारी को धन की जरूरत है तो वो विनिमय विपत्र लिखता है, बैंक उसको अपने पास लेता है, उसको भुनाता है, कटौती उस पर देता है, डिस्काउंट। और इसको जो है बिलों की खरीद और कटौती, इस चीज को बैंक के रक्षा की तृतीय पंक्ति बोलते हैं। निवेश के तृतीय पर, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। इसमें आपका धन जो है, जो बैंक का धन होता है वो सुरक्षित रहता है, तरल रूप में होता है और आय भी प्राप्त होता है, यानी कि उससे इनकम भी मिलता है बैंक को। तो आप पूछा जा सकता है कि बिलों की खरीद और कटौती से बैंकों को क्या मिलता है? तो उसको आय मिलेगा, उनका इनकम होता है, सुरक्षित रहता है धन और लिक्विडिटी रहती है। जब चाहे तब वो अपना बैंक कैश कर सकते हैं। ये आमतौर पे 60 से 90 दिन होता है। 3 महीने के लिए विनिमय पत्र लिखे जाते हैं, हमको पता है। 3 महीने के लिए विनिमय पत्र लिखा, 1 महीने के लिए लिखा, 2 महीने के लिए लिखा, तो वो वही विनिमय पत्र है। इसको हम लोग थर्ड पंक्ति कहते हैं, यानी कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक, फिर आगे चलते हैं। आगे आता है ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना सबको पता है, बैंक का काम है धन जमा स्वीकार करना तथा ऋण प्रदान करना। तो वही है ऋण प्रदान का। इसमें 2 तरह के ऋण प्रदान करता है। एक दीर्घकालिक ऋण है जिसको 20-25 वर्षों के लिए दिया जाता है। आमतौर पर हाउसिंग लोन दिया जाता है बैंकों द्वारा, और भी तमाम चीजें के लिए ऋण दिए जाते हैं। वाहन के लिए ऋण दिया जाता है लंबे समय के लिए। तो ये दीर्घकालीन ऋण हो गया। और इसको देने के लिए आपको पर्याप्त जमानत पर ही दिया जाता है। जब तक आपको पर्याप्त जमानत नहीं होगा तब तक ये ऋण देना उचित नहीं होता है। इसमें बैंक का पैसा फंस जाता है लंबे समय के लिए। दूसरा आता है अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण भी अल्पकालीन ऋण में के अंतर्गत आता है आपका याचना
मुद्रा जिसको कॉल मनी कहते हैं, अल्प सूचनार्थ ऋण, मनी एट शार्ट नोटिस ऋण एवं अग्रिम, लोन एंड एडवांस। यानी कि हम दीर्घकालीन ऋण जो है दो प्रकार के बांट देते हैं, दीर्घकालीन और अल्पकालीन। अल्पकालीन ऋण तीन प्रकार कर देते हैं, कॉल मनी, याचना मुद्रा, अल्प सूचनार्थ ऋण, मनी एट शार्ट नोटिस, ऋण एवं अग्रिम, लोन एंड एडवांस। तो ये जो आपका पहला है कॉल मनी, कॉल मनी से आशा है कि बैंक आमतौर पे एक बैंक दूसरे बैंक को ये धन देता है, जो कल भी इस पे बात किए थे कॉल मनी क्या होता है। इस पे तो बस यही कि बैंक कहता है कि आप हमको दे दो धन, जब आप कहोगे तो मैं आपको दे दूंगा। ये आमतौर पे 15 दिनों के लिए दिया जाता है, एक सप्ताह से लेकर के 15 दिनों के लिए कॉल मनी दिया जाता है। छोटे से शार्ट नोटिस पे भी, या कभी कभी होता है कि बिना नोटिस दिए ही एक बैंक दूसरे का साहब मुझे पैसे की जरूरत है आप दे दो, तो वो तुरंत उसको देना पड़ता है। नहीं तो उसके इसके बदले जैसे मैंने जमानत की बात की, यहाँ पे कुछ जमानत रखा रहता है, ऋण पत्र वगैरह, जिससे ये है कोषागार, ट्रेजरी बिल, सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रतिभूतियां, शेयर्स, जो भी चीजें हैं यहाँ पे इनको रख करके जमानत के रूप में रख करके पैसा दिया जाता है। अगर वो उनके कहने पर, यानी कि बैंक ने कहा कि मुझे धन की जरूरत है दे दो, नहीं दे रहे हैं तो उनके प्रतिभूतियों को बेच सकता है बैंक आराम से, तो ये हो जाएगा। और इसी तरह 60 मनी है 60 नोटिस, यानी कि इसमें होता है कि आप बैंक एक आमतौर पे ये चीजें जो है शेयर मार्केट में काम आती है। ये अल्प सूचना जो है शेयर बाजार में बहुत यूज होता है। इसमें कुछ धन ऐसे होते हैं जो रात्रि काल में दिए जाते हैं, अति अल्प सूचनार्थ है, जिसको बोलते हैं अति अल्प सूचनार्थ ऋण। और वो शेयर मार्केट में देखते होंगे कि निवेश के लिए बहुत धन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे धन तुरंत लगाने के लिए बैंक देता है कि लीजिए लगाइए और सुबह मुझे दे दीजिएगा। और उसके बाद कुछ होता है कि ठीक है आप धन ले जाइए, हम नोटिस भेजते हैं, आपको सूचना देंगे 10 दिन बाद 5 दिन बाद हमको वापस दे दीजिएगा। यानी कि 4-5 दिन का 10 दिन का नोट समय दिया जाता है कि आप 10 दिन बाद मुझे दे दीजिए मेरी सूचना पाने पर। और कहीं कहीं पे कुछ मामलों में होता है कि आपको नोटिस दे देंगे, हम आप जाएंगे, आप हमको तुरंत दे दीजिएगा। तो एकदम यही है कि 60 नोटिस पे या मांगने पर इस तरह से दे देंगे। और इस अल्प सूचना ऋण को, अल्प सूचनार्थ ऋण को हम क्या कहते हैं, रक्षा की द्वितीय पंक्ति, यानी बैंकों के जो निवेश का जो है लाइन ऑफ सेकेंड डिफेंस। फर्स्ट डिफेंस आपका हो गया कैश रिजर्व, सेकेंड हो जाएगा 60 मनी एट 60 नोटिस, और थर्ड हो जाएगा आपका बिलों की विनिमय पत्रों की खरीद और कटौती। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आता है ऋण अग्रिम। इसमें देखिए एडवांस देना, बैंक किसी को एडवांस पैसा देता है और लोन दे देता है। और इसमें ये लोन आपका 3 तरह के हो जाते हैं। साधारण जो आमतौर पे जनरली कहते हैं कि मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए, तो वो दे देता है। नगद कैश क्रेडिट बोलते हैं इसको, कैश क्रेडिट क्रिएशन के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे। नगद साख, आपके खाते में नगद क्रेडिट क्रिएट हो जाएगा, आपके खाते में एज्यूम कर लिया जाता है कि पैसा आ गया है, आपको जो जरूरत होगा तब निकालते रहिएगा। इसी तरह अधिविकर्ष है। अधिविकर्ष ओवर ड्राफ्टिंग, बैंक अपने ग्राहकों को सुविधा देता है कि ठीक है आपके बैंक में आपको जरूरत पड़ता है तो आप 10,000 रुपए तक, 20,000 रुपए, 50,000 जो भी मतलब उसकी क्रेडिट होगी, आप इतने रुपए तक अतिरिक्त विड्रॉल कर सकते हैं। आपका खाते में धन नहीं है तब भी मैं आपको धन देता हूँ, इसको ओवर ड्राफ्टिंग कहते हैं। और उस पे नॉमिनल ब्याज लिया जाता है। बैंक जो भी सेवाएं देता है, जो भी ये काम कर रहा है, वो सबों पे बैंक क्योंकि एक व्यापारिक संस्थान है, लाभ के लिए काम करता है, इसलिए जो भी सर्विसेज देगा उसके बदले में कुछ न कुछ लेगा अवश्य। ठीक है, तो आज हम इतनी बातें कर लिए। बैंकों का मतलब इन्वेस्ट, उसके पास जो धन आ जाता है उसको कहाँ निवेश करता है, तो उसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़े निवेश की नीति क्या है और निवेश कितने प्रकार से कैसे करते हैं, लाभदायक निवेश और लाभ रहित निवेश। और फिर लाभदायक निवेश, लाभ रहित निवेश 2 प्रकार के हो जाते हैं, स्थायी स्कंद और नगद कोष, यानी डेट स्टॉक और कैश रिजर्व। फिर लाभदायक में बात किए थे कोषागार, ट्रेजरी बिल, सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी प्रतिभूतियां, निजी कंपनियों के अंश और ऋण पत्र। फिर आता है, फिर आगे हम लोग बात किए थे बिलों की कटौती और खरीद की बात करना। फिर आज बात किए थे ऋण प्रदान करना, दीर्घकालीन ऋण और अल्पकालीन ऋण, कॉल मनी, अल्प सूचना ऋण और अग्रिम इत्यादि के बारे में बात हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि आपको ये याद कर लेना चाहिए कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये निवेश के बारे में एक मोटी मोटी चर्चा हो गई है हम लोगों की। फिर आगे इस तरह से मिलते रहेंगे। थैंक यू।